Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss with you another significant topic, that is India's economic reforms. Well friends, economic reforms refer to certain set of economic policies which are introduced to bring fundamental change in the economy. For example, purpose of India's economic reforms was to place India into higher trajectory of growth, at the same time to make India a globally competitive nation. Well friends, हर एक मेजर चेंज के पीछे कुछ बैकग्राउंड होती है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बैकग्राउंड जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस है अर्ली 90s का। और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे, दे वर रिजल्ट ऑफ पुअर अपब्रिंगिंग ऑफ इकोनॉमी सिंस डिकेड्स, स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस। वेल, और 1990s में इंडियन इकोनॉमी इतनी वल्नरेबल हो जाती है कि एक माइनर ऑयल शॉक ऑफ अर्ली 90s ये इंडियन इकोनॉमी में हलचल पैदा कर देता है। आज हम समझेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के इकोनॉमिक क्राइसिस के रीजंस क्या थे, फिर बाद में इकोनॉमिक रिफॉर्म मेजर्स इंडिया ने क्या अडॉप्ट किए और उसका भी एक क्रिटिकल असेसमेंट हम लोग करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा पीवी नरसिम्हा राव, then Prime Minister of India, he is hailed as father of economic reforms, and his associate Dr. Manmohan Singh, who was then Finance Minister of India, उन्होंने जो इकोनॉमिक मॉडल इंडिया को दिया तो उसको हम कहते हैं राव मनमोहन सिंह मॉडल। ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे अर्ली 90s के, इसके तीन मेजर रीजंस थे। नंबर 1, हायर फिस्कल डेफिसिट, नंबर 2, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, एंड नंबर 3, इन्फ्लेशन। तो पहले बात करते हैं हायर फिस्कल डेफिसिट की। इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट था अर्ली 1980s में, मतलब 1980-81 में इट वाज अराउंड 5.1% और 1990-91 तक जाते जाते ये हो जाता है 8.4%। फिस्कल डेफिसिट क्यों बढ़ गया, उसके रीजंस थे कि एक तो जो PSUs थे इंडिया के, दे वर जनरेटिंग ह्यूज लॉसेस। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी कहा था कि दीज PSUs आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, बट PSUs दे वर नॉट डिलीवरिंग देयर रिजल्ट। तो अल्टीमेटली हर साल बजट में गवर्नमेंट को एलोकेशन करनी पड़ती थी ताकि ये जो PSUs हैं ये फंक्शनल रहें, इनको अलाइव रखना है। नंबर 2, लो टैक्स कलेक्शंस। जो टैक्स कलेक्शंस थी इंडिया की वो लेस देन 5% ऑफ GDP थी। रीजन क्या था, क्योंकि एक तो PSUs परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो वहां से कोई टैक्सेस नहीं आ रहे थे, एंड सेकेंडली जो प्राइवेट सेक्टर था इट वाज ऑलमोस्ट एब्सेंट। और थर्ड रीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्पेंडिंग बिहेवियर था बड़ा इम्प्रूडेंट था। जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर थे गवर्नमेंट के, दे वर ह्यूज, एंड इसके कारण से गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया। और फिस्कल डेफिसिट का इंपैक्ट पड़ा हमारे इंटरनल डेट पे, क्योंकि इंटरनल डेट इंडिया का था लगभग 33.3% ऑफ GDP इन 1980-81, जो 1990-91 में बढ़ के हो गया 50% ऑफ GDP। तो ये तो बात हुई हायर फिस्कल डेफिसिट की। दूसरा पॉइंट था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और एडवर्स BOP सिचुएशन। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस था इंडिया का, जो एडवर्सिटी थी BOP को लेके, वो क्यों आई, उसके 2-3 रीजंस थे। नंबर 1, इंडिया का जो सिंस 1950s इंडिया की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी थी, इट वाज हाईली रिस्ट्रिक्टिव। इनफैक्ट इंडिया वेंट फॉर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी का मतलब है कि हम लोग जो बाहर से इंपोर्ट आएंगे उसकी बजाय घर में जो हमारा इंडिजीनियस प्रोडक्शन है उसको प्रमोट करेंगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमने क्या किया, हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को लेके इतने ज्यादा इस चीज को लेके सीरियस हो गए कि हमने एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस ही नहीं किया। सो वी इग्नोर्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज। तो उससे क्या हुआ कि हमारी एक्सपोर्ट एफिशिएंसी नहीं बढ़ी, और इंडिया का जो शेयर था वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स में वो अराउंड 2% था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वो 1990 तक आते आते अराउंड 1% रह गया। तो हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ही खत्म हो गई। और दूसरा रीजन है कि 90s में इराक और कुवैत के बीच में जब इराक ने कुवैत पे अटैक किया और उसकी वजह से जो ऑयल क्राइसिस आए, और जो गल्फ कंट्रीज में जो सिचुएशन थी बड़ी एडवर्स थी, तो वहां से जो फॉरेन रेमिटेंसेस
जो हमारे एनआरआईज ब्रदर सिस्टर जो पैसा बाहर से हमें भेजते थे वो पैसा भी आना बंद हो गया. सो देयर वाज ह्यूज फॉल इन फॉरेन रेमिटेंसेज. और नंबर 3 रीजन था पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी. पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से जो बाहर के एनआरआईज थे या बाहर के इन्वेस्टर्स थे, सो दे पोस्टपोन देयर डिसीजन टू कम टू इंडिया. इंडिया में वीपी सिंह की सरकार रही लगभग 1 साल तक, चंद्रशेखर की सरकार रही लगभग 7 महीने तक. तो उसके बाद फिर पीवी नरसिम्हा राव ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हु प्रोवाइडेड स्टेबल गवर्नमेंट देयर आफ्टर. वेल, अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 1.3% ऑफ जीडीपी से बढ़ के लगभग 3.7% ऑफ जीडीपी हो गया. और इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट था वो 12 से 23% ऑफ जीडीपी हो गया. मींस 1980-81 में इट वाज 12% ऑफ जीडीपी और 1990-91 में इट ऑलमोस्ट डबल हो गया 23% ऑफ जीडीपी. और इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे दे ड्विंडल्ड टू जस्ट $1.2 बिलियन. हमारे पास ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे इससे हम सिर्फ 8 दिन का इंपोर्ट खरीद सकते थे. थर्ड रीजन इकोनॉमिक क्राइसिस का वो था इन्फ्लेशन. इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट था 1980 से 89, 9 साल का अगर हम एवरेज निकालें तो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट बनता है लगभग 6.4% के आसपास. लेकिन 1991 में इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट था वो ऑलमोस्ट हो गया 11.3%. 2 मेजर रीजंस इन्फ्लेशन के हैं इंडिया में उस वक्त. नंबर 1, डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई को कहती है कि हमें पैसा दो और आरबीआई मना नहीं करता है और गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा लेके अपना जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर उसको उस पर खर्चा करती जाती है. उससे क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन आ जाती है. और सेकंड रीजन था सप्लाई साइड बॉटलनेक्स. जो लेट 1980s का जो पीरियड था उसमें वो एक तरह का एग्रीकल्चर ड्रॉट का पीरियड था बिकॉज ऑफ अनइवन मॉनसून. एंड सेकेंडली जो मैंने कहा कि पीएसयूज दे वर नॉट परफॉर्मिंग वेल, इंडस्ट्री जो थी वो ठीक नहीं चल रही थी ओवरऑल. तो एक सप्लाई साइड बॉटलनेक आ गया. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट वाज नॉट सफिशिएंट. डिमांड और सप्लाई में मिसमैच हुआ, प्राइसेस दे शॉट अप. तो ये तो रीजन था कि इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस का. नाउ टू ओवरकम इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया वेंट टू IMF टू सीक फाइनेंशियल हेल्प. IMF provided a loan of worth $7 billion to India, but it was not an unconditional loan. In fact, it was conditional loan. और IMF ने इंडिया के सामने शर्तें रखी that India had to undergo economic reforms. India had to introduce certain changes into the policies. तो इंडिया ने फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की. वेल, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो वाशिंगटन कंसेंसस जो था उससे इन्फ्लुएंस थी. वाशिंगटन कंसेंसस वाज अ टर्म कॉइन्ड बाय जॉन विलियमसन, अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, इन 1989. Washington consensus was a policy prescription. There were around 10 policy prescriptions, and this policy framework was constructed by Washington-based economic institutions like IMF, World Bank and United States Department of Treasury. तो ये जो वॉशिंगटन कंसेंसस में काफी सारी चीजें थी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आने हैं, स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स लेके आने हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करना है इकोनॉमी का. तो ये डिफरेंट उसमें पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस थे. 2 टर्म्स मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा. एक हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स. जो स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम्स हैं दे आर बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, also called as short-term reforms, short-term measures to bring the economy back into equilibrium. For example, inflation control, balance of payment reforms, BOP reforms, tax reforms. ये कुछ है जो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं. Structural reforms are short-term microeconomic measures and they are sector-specific measures. For example, एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रिफॉर्म्स. तो ये जो सेक्टर स्पेसिफिक रिफॉर्म्स है इनको हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहते हैं. अब हम चर्चा करेंगे
एलपीजी फ्रेमवर्क के ऊपर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। डियर फ्रेंड्स, जो लिबरलाइजेशन है इसका मतलब है डी कंट्रोल और डी रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है प्रमोटिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, राइट। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटरलिंकिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो पहले बात करते हैं, अगर हम लिबरलाइजेशन की बात करें तो लिबरलाइजेशन में इंडिया ने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए वो कौन कौन से किए। नंबर 1 वाज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, नंबर 2 वाज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, नंबर 3 वाज टैक्स रिफॉर्म्स, नंबर 4 वाज फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड नंबर 5 वाज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपसे स्नैपशॉट दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, वैसे तो जब मैं इंडस्ट्री का आपसे एक वीडियो शेयर करूंगा तो उसमें मैं डिटेल में ये सारी चर्चा करूंगा, लेकिन एक थोड़ा सा स्नैपशॉट आपको दे देता हूं। 3-4 पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर। नंबर 1 वाज एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी थी ये 1950s में इंट्रोड्यूस की गई थी, स्पेशली सेकंड 5 ईयर प्लान के बाद। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी का मतलब ये है कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी कितना प्रोड्यूस करेगी वो गवर्नमेंट से उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो उतने ही यूनिट्स, उतनी ही आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है। तो उसको अगर अपनी फर्म की एक्सपेंशन भी करनी है या उसको कुछ इकोनॉमिक डिसीजन लेने हैं, देन इट हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो 91 इकोनॉमिक पॉलिसी ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एबॉलिश कर दी, कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के। तो आज की डेट में सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज हैं जहां पे इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिए, वो है सिगरेट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, हजारस केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस। फिर हम दूसरी बात करते हैं, दूसरा पॉइंट इसमें हम मेंशन कर सकते हैं रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर था उसका प्रिडोमिनेंट रोल था सिंस द बिगिनिंग ऑफ प्लानिंग। 91 पॉलिसी ने काफी सारे सेक्टर जो थे वो पब्लिक सेक्टर को डी रिजर्व कर दिए। इट मीन्स प्राइवेट सेक्टर कुड पार्टिसिपेट। और आज की डेट में सिर्फ 2 सेक्टर हैं जिसमें पब्लिक सेक्टर रिजर्वेशन है। 1 इज एटॉमिक एनर्जी, सेकंड इज रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। नंबर 3 इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में न्यू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल पॉलिसी। कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेकर कोई प्रोएक्टिव पॉलिसी सरकार की नहीं थी सिंस बिगिनिंग। 91 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद मार्केट फ्रेंडली एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई न्यू सेक्टर, स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए। इसके बारे में मैं चर्चा बाद में आपसे विस्तार में करूंगा। एंड नंबर 4 इज MRTP, दैट इज मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। MRTP Act was introduced way back in 1969. It was highly restrictive and draconian act, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MRTP एक्ट को रिप्लेस करके इसकी जगह पे कॉम्पिटिशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया। ये तो रहे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो थे उसमें भी 3-4 चीजें हैं। नंबर 1 ट्रांसफॉर्मिंग द रोल ऑफ RBI फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था उसका एक प्रिडोमिनेंट रोल था, कंट्रोल था इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। कमर्शियल बैंक्स हैड टू टेक परमिशन फॉर एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल डिपॉजिट्स के ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट देना है, दे हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम RBI। लैंडिंग रेट्स पे क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है, जो RBI बताएगा वही चार्ज करेंगे। CRR रेट वाज वेरी, कैश रिजर्व रेशियो वाज वेरी हाई, SLR वाज वेरी हाई। तो बैंक के ऊपर काफी तरह के कंट्रोल्स थे, बैंक एक्सपेंशन नहीं कर पाते थे। तो ये एक रूल चेंज किया गया 90s में। जो डिपॉजिट रेट्स थे उनको डीरेगुलेट किया गया, फिर बाद में लैंडिंग रेट्स को डीरेगुलेशन की गई। सो काफी सारी जो RBI के फंक्शंस थे, they underwent huge change. Second was allowing private and foreign sector banks. इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे या फॉरेन सेक्टर बैंक्स थे, they were almost absent. ये थे भी बड़े कम थे, फॉरेन सेक्टर बैंक्स तो थे ही नहीं। सो 1990 की पॉलिसी ने एक कॉम्पिटिटिवनेस, बैंकिंग सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर बैंक्स को इंट्रोड्यूस किया। थर्ड, परमिशन टू जनरेट रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। तो जो बैंक्स थे, बैंक्स पर ग्रांटेड परमिशन कि वो कैसे रिसोर्सेज, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दे हैड ह्यूज NPAs, ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और बैड डेट्स।
और उनकी इनकम बड़ी कम थी। तो बैंक्स को, क्योंकि रीजन ये था कि बैंक का मेन टास्क, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनका मेन टास्क था सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉफिट वाज नॉट द मोटिव। और दूसरी बात यह कि बैंक की जो बैलेंस शीट है वो एक्सपैंड तब होती है जब बैंक मैक्सिमम लोन देता है। तो बैंक के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन बाद में जब रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया तो बैंक को कहा गया कि आप रिसोर्सेज जनरेट कीजिए, चाहे वो इंडिया में कीजिए चाहे वो बाहर कीजिए। तो उससे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना शुरू होगी। एंड फाइनली ईज इन बैंक एक्सपेंशन, बैंक्स की जो एक्सपेंशन थी उस पॉलिसी को भी थोड़ा लिबरलाइज किया गया। सो बैंक्स वर अलाउड टू ओपन न्यू ब्रांचेस इन अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज। आरबीआई ने चलो वहां पे हल्का फुल्का एक कंट्रोल रखा कि कितनी आपको ब्रांचेस रूरल एरियाज में खोलनी है, लेकिन इससे क्या हुआ कि पहले जो कंट्रोल था वो कंट्रोल हट गया। नेक्स्ट इज टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म में 3-4 चीजें हैं। पहली बात की रिडक्शन इन टैक्स रेट। बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म, बिफोर 1991, इंडिया वाज हाईएस्ट टैक्स नेशन ऑन अर्थ। इंडिया के टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा हाई थे। बाद में टैक्स रेट्स को रिड्यूस किया गया। फॉर एग्जांपल जो कस्टम ड्यूटी थी इट वाज एज हाई एज 90%, उसको रिड्यूस करके आज की डेट में जो पीक रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी है इट इज लेस देन 10%। एक्साइज रेट्स काफी ज्यादा थे, उनको रैशनलाइज किया गया। इंडिया में सर्विस टैक्स था, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये कुछ चीजें थी जो टैक्स को लेके थी। देन इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। हम सबको मालूम है 2016 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया। जीएसटी में एक लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म था। So by introducing GST, India has given a message to the global community, global investors, that our tax standards, they are at par with the global standards. So GST के कुछ फायदे हैं, इससे इंडिया का जो टैक्स रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, इंडिया का टैक्स बेस बढ़ेगा, जो करप्शन है टैक्सेस को लेके वो भी काफी हद तक कम होगी। फाइनली सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। एक टाइम था जब व्हेन टैक्स सिस्टम वाज कंसिडर्ड वेरी टफ, इट वाज कंसिडर्ड वेरी इंट्रिकेट थिंग, राइट। इवन एल्बर्ट आइंस्टीन ही वंस रिमार्क्ड कि दुनिया में सबसे मुश्किल चीज जो समझने वाली है वो टैक्स सिस्टम है। तो उसको सिंप्लीफाई किया गया। जो ऑनलाइन टैक्सेस हैं, आज की डेट में हम लोग टैक्स खुद फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन टैक्स पे कर सकते हैं। तो काफी सारी चेंजेस इंडिया ने यहां भी इंट्रोड्यूस की। फोर्थ है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में 2 मेजर पॉइंट्स हैं। वन इज डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी एंड सेकंड इज मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट। नाउ डिवैल्यूएशन का मेन पर्पस होता है टू मेक एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना। और याद रखना इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद 3 बार रूपी को डिवैल्यू किया गया है। वन इन 1948, सेकंड इन 1966 एंड थर्ड इन 1991। So devaluation was done on the recommendation of IMF to make India's exports competitive. Well, जो दूसरा पॉइंट मैंने कहा that is market determined exchange rate system. इंडिया ने 93-94 में market determined exchange rate system इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले इंडिया में जो exchange rate system था it was fixed exchange rate system. So it was transformation from fixed exchange rate system to market determined exchange rate system. और इसी को हम लोग current account convertibility भी कहते हैं, that is freedom to buy and sell foreign currency at market determined rate, especially for current account transactions. और लास्ट है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। उसमें भी 2-3 पॉइंट्स जो आपसे शेयर करूंगा। फर्स्ट, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस और कोटा सिस्टम ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। फ्रेंड्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कोटा एंड टैरिफ। कोटा मीन्स फिजिकल कंट्रोल, इट मीन्स क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट। इंडिया में हम इंपोर्ट करेंगे, कितना इंपोर्ट करेंगे, कितना अलाउड है इंपोर्ट करना, दिस इज कॉल्ड QR, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन और कोटा रिस्ट्रिक्शन। Tariff means irrespective of the number of items you import from outside, it is tax on the commodity. So it may be on exports or imports. Generally, it is levied on imports. So tariffs are less restrictive, though it makes imports costlier. लेकिन जो कोटा होता है, कोटा तो चॉइस ही खत्म कर देता है कंज्यूमर्स की, क्योंकि आपने लिमिट लगा दी। If quota is 100%, it means no item is allowed, 0 item is allowed. तो कोटा डिपेंड करता है कि कोटा कितना % है। तो सबसे पहला हमने काम ये किया कि जो कोटा सिस्टम था उसको खत्म कर दिया और उसकी जगह पे हमने टैरिफ इंट्रोड्यूस किए। सो सेकंड पॉइंट, रिडक्शन इन टैरिफ रेट।
जो टैरिफ इंट्रोड्यूस किए क्यू वार्स को खत्म करके, सो टैरिफ्स जो थे उनको फिर हमने ग्रेजुअली उनको रिड्यूस भी करना शुरू किया, ताकि हमारे जो टैरिफ रेट्स हैं वो एट पार विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हो जाए। नंबर थर्ड, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट्स। ये भी अपने आप में एक बड़ी ड्रॉबैक थी कि जो इंपोर्ट्स को लेके इंपोर्ट लाइसेंस हम देते थे, इसको भी रिमूव किया गया। एंड फाइनली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज थी उसको हमने ईजिंग उसका किया, ईजिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ताकि बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। नॉट ओनली एफडीआई इनफ्लो इंडिया में आ सके, इनफैक्ट अगर एफडीआई आउटफ्लो भी है उसको भी हमने धीरे धीरे प्रमोट करना शुरू किया। सो दीज आर लिबरलाइजेशन मेजर्स विच वर टेकन बाय इंडिया in 1991 and thereafter. Well, second जो component है economic reforms का, that is privatization. Privatization simply it means disinvestment of public sector undertakings. Privatization इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? Privatization इंट्रोड्यूस करने का मेन पर्पस था to promote the role of private sector into the growth and development of the economy. दो तीन रीजंस और भी थे प्राइवेट सेक्टर के, जो मेजर रीजंस थे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड वाइड रिसर्च हैज वैलिडेटेड दिस थिंग दैट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, दे आर प्रॉफिट सीकिंग, दे आर एफिशिएंसी सीकिंग, एंड दैट इज व्हाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज मोर प्रोडक्टिव देन दैट ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अनदर रीजन कि डिसइन्वेस्टमेंट जो था, कि डिसइन्वेस्टमेंट से जो रिसीट्स गवर्नमेंट को आएंगी, दोज रिसीट्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी। जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है या बाकी चीजें हैं, गवर्नमेंट को उसके लिए पैसा चाहिए था। सो डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एंड थर्ड, गवर्नमेंट was seeing itself not as a regulator or executor, rather facilitator. तो ये जो changed framework था उसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल जो था एक प्रोमिनेंट बन रहा था, गवर्नमेंट ने इसलिए प्राइवेट सेक्टर के रोल को प्रमोट किया। आफ्टर लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन कम्स ग्लोबलाइजेशन. Globalization simply means interlinking the Indian economy with the world economy. Well, काफी सारे steps इस direction में लिए गए. One of the major steps was India signing WTO Accord. January 1st, 1995, India became founding member of WTO. और इंडिया ने काफी सारे एग्रीमेंट्स उसके साइन किए. एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड थे, फ्री ट्रेड इन एग्रीकल्चर, प्रोवाइडिंग मार्केट्स टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. देन ट्रिप्स एग्रीमेंट्स थे विच वाज रिलेटेड विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सिस्टम. Then GATS, General Agreement on Trade in Services, then TRIMS, Trade Related Investment Measures, Anti-Dumping Duties, Countervailing Duties, and so on. Now, WTO is a watchdog of international trade which promotes swift and smooth flow of merchandise among the member countries. तो इंडिया जब इसका मेंबर बना, उससे इंडिया का जो ट्रेड था across the world, it increased tremendously. कुछ और स्टेप्स लिए गए, फॉर एग्जांपल लिबरल एफडीआई रजीम, लिबरल फॉरेन एक्सचेंज रजीम, देन लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड. ये हम उसमें लिबरलाइजेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो इंडिया ने स्टेप्स लिए थे. सो वेल, दीज वर दिस वाज एलपीजी फ्रेमवर्क. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन डिस्कस करने के बाद अब मैं आपसे शेयर करता हूँ पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस. Well, the first point is India emerged as third largest economy in terms of purchasing power parity. PPP देखिए, दो तरह से हम नेशंस को कंपेयर कर सकते हैं, या तो नॉमिनल जीडीपी से. नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, एंड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. और इंडिया से पहले से दो ही कंट्रीज हैं, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो दिस इज अ बिग अचीवमेंट एज फार एज साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी is concerned. Number 2, higher GDP growth. 2000 से 2020 तक का जो एवरेज ग्रोथ रेट इंडिया का रहा है, इट इज अराउंड 7.5 to 8%, 7.5 से 8% के बीच का ये एवरेज ग्रोथ रेट 2000 से लेकर 2020 तक इंडिया का रहा है. 1990 से लेकर 2000 तक का जो एवरेज ग्रोथ रेट है, इट इज अराउंड 5 to 6%. So it means there is increase
by around 2-3%. अगर हम 1950 से 1990 तक का एवरेज ग्रोथ रेट देखें, देन इट इज बिलो 5%. सो इट मीन्स इकोनॉमिक रिफॉर्म का पॉजिटिव इंपैक्ट इंडिया के ग्रोथ रेट के ऊपर पड़ा है. वेल, इंडिया वॉज क्लोज्ड इकोनॉमी before 1991, but after 1991, as India went for LPG framework, LPG policy, India adopted LPG policy, FDI, it started flowing in the country in a big way. 1991 इंडिया में जो FDI था उसका फ्लो था अराउंड $0.1 बिलियन, और 2020 तक आते आते इंडिया में FDI का जो फ्लो है एनुअली इट इज अराउंड $49 बिलियन. सो 0.1 से लेके $49 बिलियन का डिफरेंस एक जर्नी है पिछले 30 सालों में इंडिया की. वेल, इंक्रीज इन FERs, foreign exchange reserves. India has become one of the largest recipient of foreign exchange reserves in the world. 1990-91 में जो एवरेज एनुअल FER स्टॉक था इंडिया के पास, इट वाज अराउंड $6 बिलियन. और 2020 जुलाई में इंडिया के पास जो FER का स्टॉक था ये था लगभग $513 बिलियन. सो इट्स ए बिग अचीवमेंट, बिकॉज जब कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रहती है देन इट गिव्स कॉन्फिडेंस to the central bank to intervene in the international financial markets, international foreign exchange market. Well, एक और पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा जो पॉजिटिव पॉइंट है, दैट इज एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन. बिफोर 1991 इंडिया के जो मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स थी वो थी ट्रेडिशनल आइटम्स, चाहे वो एग्रीकल्चर आइटम्स हैं, और मेनली एग्रीकल्चर ओरिएंटेड हमारा एक्सपोर्ट था. लेकिन 1991 के बाद एक ट्रमेंडस शिफ्ट, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट्स. सो टुडे द मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स ऑफ इंडिया आर इंजीनियरिंग गुड्स, देन जेम्स एंड ज्वेलरी, देन रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स. तो ये सब चीजें हैं जो इंडिया का एक्सपोर्ट बास्केट, जिन्होंने इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट में कॉन्ट्रीब्यूट किया है. नाउ लेट अस डिस्कस नेगेटिव इंप्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. सो फर्स्ट इज jobless growth. Jobless growth simply means that growth is there but jobs are not there. ग्रोथ तो है लेकिन जॉब्स नहीं है. इट मीन्स इंडिया में जो ग्रोथ रेट थी वो सर्विस लेड फिनोमिना थी. इंडिया में ग्रोथ रेट 8-9%, कई सालों में ऐसे एक्सपीरियंस. इंडिया इनफैक्ट इमर्ज्ड एज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्रोथ रेट वाज सर्विस सेक्टर. और सर्विस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है वो कम रहती है. तो सिंपल इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ भी काफी थी. इट मींस मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में ग्रोथ तो हुई, बट दे डिड नॉट क्रिएट एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल टू ज्वाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज. तो जो शिफ्ट एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री और सर्विसेज में चाहिए था वो नहीं हो पाया. इट मींस industry and services did not absorb the surplus manpower which was there in agriculture sector. So resultantly इंडिया में जो ग्रोथ रेट सिंड्रोम था इट इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ. और एक सबसे जो परेशान करने वाली बात यह है कि द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाईएस्ट अमंग एजुकेशनल यूथ. इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है इंडिया का वो तो 5-6% है, लेकिन जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है उनमें जो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इट इज मोर देन 10%, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. So this is something very serious and government need to think about that. Second is stagnation in agriculture. Well, India has experienced two things in agriculture. I would like to specify. One, unstable agriculture growth rate. Two, lower public investment in agriculture. New agriculture policy 2000. It had objective of 4% consistent agriculture growth rate, but it was never achieved. इंडिया में ऐसा नहीं कि इंडिया में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 4% से ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन वो बड़ा कम. किसी साल 5% है, अगले साल 0% है, उससे अगले साल 2% है, उससे अगले साल माइनस में चलेगी. फॉर एग्जाम्पल 2014-15 इंडिया एक्सपीरियंस नेगेटिव एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट. एंड public investment in agriculture has also
low. It is around 3% of GDP, which is a matter of concern. Third is industrial slowdown. Well, industry did not इंडस्ट्री में जो बेनिफिट्स दिखने चाहिए थे वो वैसे नहीं दिखे जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था. और हुआ क्या कि because of cheaper Chinese, because of this liberalization and globalization policies, our borders, they became open, they became porous. So Chinese products, cheaper Chinese products, they flooded, they flooded Indian markets, और Indian markets को उन्होंने जैसे कैप्चर कर लिया. उससे क्या हुआ? Number one, closure of units, small scale units. So there was tremendous, closing down of small scale units because they could not compete with Chinese counterparts. Secondly, falling the demand for local products. Now, Indians, they were getting cheaper products, better products, which were foreign made. So demand for local manufactured products, it declined. And one of the reasons for this industrial slowdown was this poor infrastructure also. So poor infrastructure की वजह से, for example, round the clock electricity supply is not there, या कुछ और infrastructure कुछ lackages हैं जिसकी वजह से industrial sector development नहीं हुई. And there is another thing, एक और पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे, इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स, उनको एक सेटबैक लगने का कारण था नॉन टैरिफ बैरियर्स इम्पोज्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज. चाहे वो इंडिया के कारपेट्स हैं, चाहे वो इंडिया के फ्लावर एक्सपोर्ट्स हैं, इंडिया की मेडिसिन्स हैं, दे गोट बैंड बाय डेवलप्ड कंट्रीज ऑन द ग्राउंड दैट दे आर ऑफ पुअर क्वालिटी. वेल, next point of criticism is problem of disinvestment policy. Disinvestment policy was introduced in 1991. मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि disinvestment refers to privatization. It means withdrawal of government equity and promoting the role of private sector. लेकिन disinvestment के भी दो तीन criticism जो सामने आए. Number one was underselling of PSUs. It was criticized that public sector undertakings, they were undersold. There was a nexus between officials, the government, private players and bureaucrats. And काफी सारे units थे जो सस्ते बेच दिए गए. Then the receipt of disinvestment receipt, it was not used used appropriately. In fact, it was used to pay interest. गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ने लोन ले रखा था उसका जो इंटरेस्ट पे करना था उसके लिए इसको यूज किया गया. सो डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट इज ए कैपिटल रिसीट बट इट वाज यूज्ड टू पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एंड जो डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स थे और जो डिसइन्वेस्टमेंट की जो रिसीट्स हैं, दिस इज ह्यूज गैप. सो टारगेट्स वर सेल्डम अचीव्ड. So this is another criticism of disinvestment. And the last is impact on social sector, impact on fiscal policy. Well, इसमें दो बातें मैं कहना चाहूँगा. One was a lower tax collection and second is social sector development expenditure. As far as tax collection is concerned, India's tax collection is 11% of GDP, whereas in developed countries it is as high as 35% of GDP. No doubt, India's tax collection has increased because before 1991, India का जो tax GDP ratio था, it was below 5%. It has increased to 11%, but we are still far behind developed nations. So miles to go. Second is social development expenditure. As far as social development expenditure is concerned, India still spends a very small proportion of its total budget on social infrastructure. For example, America spends 6% on education and 16% on health, whereas India spends around 3% on education and 4% on health. It is as a proportion to GDP. So dear friends, this is all from my side. I hope you like my lecture. Thank you very much. मिलते हैं अगली डिस्कशन में. Thank you.